यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले। आज हम लोग जो चाइना का प्रकरण चल रहा था, जिसमें मैंने पहले बताया कि विश्व के कौन से बड़े मॉडल्स होते हैं जिनके माध्यम से लोग सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने कहा कि कैसे माओ ने सत्ता पर कब्जा किया यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, क्योंकि माओ जो है वो एक यूनिवर्सिटी का लीडर था और यूनिवर्सिटी से ही उसने ये सारा रेवोल्यूशन शुरू किया। स्टूडेंट्स को उसने अपने साथ मिलाया और ये एक स्टूडेंट मूवमेंट, अगर हम सही से कहें तो ये एक स्टूडेंट मूवमेंट था और स्टूडेंट मूवमेंट से सरकार का परिवर्तन हुआ। ऐसा कहते हैं कि जब ये मूवमेंट चला तो बड़ी संख्या में लोग मरे और ये जो शासक वर्ग चीन में था, वो शासक वर्ग जो कि यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, इसने यहाँ से निकला तो निकलकर चाइना का ही एक छोटा टापू, फॉर्मोसा उसको कहते हैं, वहाँ जाकर शरण ली। फॉर्मोसा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आज का ताइवान है, यानी कि ओरिजिनल गवर्नमेंट ताइवान में चाइना की बैठती है, आज भी बैठती है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि लंबे समय तक 1973 या 74 तक चीन का रिप्रेजेंटेशन यूएनओ में ताइवान करता था, यानी कि यूएसए और पूरा विश्व किसी को अगर रिप्रेजेंटेशन मानता था तो वो रिप्रेजेंटेशन के रूप में चीन का रिप्रेजेंटेशन ताइवान से होता था और ताइवान, जिसका नाम फॉर्मोसा था, ताइवान ही ओरिजिनल चीन है। माओ ने जब इधर कब्जा किया, वो उधर टापू पर गए, उसको बाद में उन्होंने नया नाम दिया। तो आज भी चीन ये कहता है कि वो मेरा हिस्सा है। वन चाइना की पॉलिसी पर वो जो आज जी जिनपिंग चल रहे हैं, वो कहते हैं वन चाइना पॉलिसी हमारी है। वन चाइना पॉलिसी इसलिए वो कहते हैं क्योंकि चाइना के जितने मित्र अगल बगल के प्रदेश थे, उनमें एक ऑटोनॉमस टाइप की बॉडियां, ऑटोनॉमस गवर्नमेंटें चल रही थी, जिसको माओ ने कब्जा करने के बाद उन सबको अपने साथ मिलाया। तो हम ये कहें कि जहां पर माओ ने जिस लैंड पर कब्जा किया था वो आज के चीन का 40% लैंड था और जो 60% लैंड है चाइना के पास आज, चाहे वो पूर्वी तुर्क हो या हम इसको तिब्बत कहें या इस तरह के और लैंड हैं, जुशेंगियो हैं, ऐसे बहुत सारे लैंड हैं। ये 60% एरिया माओ ने बाद में कब्जा किया और उसने एक वन चाइना पॉलिसी चलाई कि चीन को मैं एक करके रहूंगा, चीन एक बन जाएगा। अब जब उसने कब्जा कर लिया, फौजों में भी उसके आदमी फिट हो गए, उसने प्राइम मिनिस्टर बना लिए, राष्ट्रपति बना लिए, खुद को कम्युनिस्ट पार्टी का ही लीडर बनाए रखा और अब चीन में पॉलिसी चलाने के लिए उसने एक नई जुगाड़ लगाई और नई जुगाड़ ये लगाई कि वो सुप्रीम लीडर कम्युनिस्ट पार्टी का बना रहा और उसने अपने साथियों को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनाया, मतलब नॉमिनेट किया। अब ये जो बन गए तो जाहिर सी बात है कि आपने सरकार को गिराया है, आपने कब्जा जरूर कर लिया आनन फानन में। ये जो कब्जा आपने कर लिया है, इस कब्जे के बावजूद वहां पर लोग अभी आपको पलटने की कोशिश करेंगे। तो इसको माओ खुद कहते थे कि ये काउंटर रेवोल्यूशन हुआ 1950s में, क्योंकि 1949 में 1 अक्टूबर 1949 को इन्होंने कब्जा किया। 1950 में उन फोर्सेस ने, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, वो नेशनलिस्ट फोर्सेस फिर से ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगी। तो माओ कहता है कि मेरे समय पर ऐसे 7 लाख लोगों की हत्याएं हुई काउंटर रेवोल्यूशन में। 50 से 60 लाख लोगों की हत्याएं पहले हुई जब वो कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद जब काउंटर रेवोल्यूशन आया तो वो कहता है कि 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जबकि डेटा जो कहता है वो कहता है 20 से 50 लाख लोगों की हत्या करी गई 52, 53, 54 में। अब सरकार तो बन गई, देश में पावर भी हाथ में आ गई, लेकिन आर्मी तो वही है, तो आर्मी को रिप्लेस करना है। इंडस्ट्रियल मॉडल वही है, एग्रीकल्चरल मॉडल चाइना का होता था, जैसा भारत का इंडस्ट्रियल मॉडल होता, वो एग्रीकल्चर मॉडल होता था। तो एग्रीकल्चरल मॉडल से जो रूस ने पैसा दे रखा था, यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट पार्टियों को या यहां सरकारों को, जो उन्होंने पैसा फंडिंग करके कब्जा करने की पॉलिसी अपनाई थी, वो पैसा वापस करना है। तो पैसा वापस करने के लिए पैसे ही कमाए। अब एग्रीकल्चर मॉडल ऐसा रहता है जो एकदम रेवोल्यूशन नहीं ले आएगा, वो तो एक सस्टेनेबल मॉडल है।
तो माओ ने अब क्या किया कि चीन के अंदर एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करना और इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना। अब एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेगा, तो दो तीन बड़ी समस्याएं आएंगी। एक बड़ी समस्या ये आएगी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट बड़े बड़े हैं, जिनके पास बड़े लैंड हैं, वो समस्या खड़ी करेंगे। दूसरा, जिसको एग्रीकल्चर आती है वो क्यों इंडस्ट्री को लगाएगा। और ये जो पीएलए के लोग हैं, जो 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 माओ के लोग हैं, ये लोग सब खाली हैं, भूखे नंगे। तो इन्होंने पहला काम ये किया कि एग्रीकल्चरल मॉडल को इंडस्ट्रियल मॉडल में कन्वर्ट करना, ऐसा सरकारी फरमान जारी कर दिया। एंड ऐसा कहा जाता है कि इस मूवमेंट में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए। अब जिन लोगों के पास बड़ी लैंड है, उस लैंड को इन्होंने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कुल मिलाकर जो पुराना सिस्टम था, उस पुराने सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन फिर भी लोग असंतोष में हैं, क्योंकि सरकार तो इसलिए लाए थे कि वो पुरानी वाली की जो कमियां, जो डिफिशियंसीज थी, उनको दूर करेगा। अब जो सरकार बैठी वो तो हत्याएं करने पर ही लग गई। वो तो पिछले वाले मॉडल को छोड़ दीजिए, नए सिस्टम में वो बिल्कुल जड़ से साफ कर रही है और अपने हिसाब से सबको सेट कर रही है, और इसमें लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। जिस समय माओ ने कब्जा किया चाइना के ऊपर, उस समय 55 करोड़ की आबादी चाइना की हुआ करती थी। इस 55 करोड़ की आबादी में 1976 में जब मरे हैं माओ, तब तक ऐसा कहा जाता है कि 10 से 15 करोड़ लोगों की हत्या की जा चुकी थी। वो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, सरकारी आंकड़ा उनका कुछ कम बताता है कि भाई इतने लोग मारे गए, लेकिन जब माओ खुद कहता है कि एंटी रेवोल्यूशन में 7 लाख लोग मारे गए, तो आप सोच सकते हैं कि 7 लाख लोगों का मतलब क्या होता होगा, अगर मैं उसकी माओ की बात मानूं तो। माओ ने एक नया काम उसमें यह किया कि सरकार के खिलाफ जो असंतोष था, उस असंतोष, नई सरकार के खिलाफ जो असंतोष था, उस असंतोष को दबाने के लिए यूथ को अपने साथ किया और खुद सरकार के खिलाफ मूवमेंट खड़ा करने लगा। यानी कि जो अपोजिशन है वो भी खुद ही है और सरकार भी खुद है, खुद के लोग सरकार में हैं, और अपोजिशन जो असंतोष पैदा हुआ है उसमें वो खुद सामने आ गया। और इसमें आर्मी ने भी विद्रोह करने की कोशिश की, आर्मी ने इनके अगेंस्ट में काम करने की कोशिश की, क्योंकि आर्मी के चीफ आप 2-4 पकड़ लोगे और देश में ये घोषणा कर दी कि भाई हमने सरकार बदल दी। आर्मी ने भी घोषणा कर दी हमने सरकार बदल दी है, क्योंकि उन्हीं यूनिवर्सिटियों से, जिन यूनिवर्सिटियों में आप पढ़े और आपने ये जो मूवमेंट तैयार किए थे, वही लोग अब सरकार के बड़े ओहदों पर आ गए। और करना कुछ नहीं है, आपको राष्ट्रपति पकड़ना है या वहां का राजा पकड़ना है, और राजा पकड़ के ये घोषणा कर देनी है कि हमने कब्जा कर लिया है, और इसके बाद सीधा सीधा आर्मी साथ दे दे कि भाई हम आपके साथ हैं, बात खत्म हो गई। तो अब आर्मी के कुछ चीफों ने तो कह दिया, लेकिन पूरी आर्मी तो ऐसा नहीं है। जब इस तरह की मारकाट हत्याएं देखेगी तो आर्मी ने भी वहां पर असंतोष पैदा किया। नतीजा निकला कि अगले 10 वर्ष में माओ ने पीएलए एस्टेब्लिश कर दी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और अब जो पीएलए है ना, ये गवर्नमेंट आर्मी के ऊपर सुपरसीड करती है, और आज की तारीख तक पीएलए ही वहां पर है। आर्मी मतलब कुछ नहीं, पीएलए मतलब सब कुछ। कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी पर्सनल फोर्सेस, उसमें उसके अपने लोग होते हैं, वो लोग जैसा आदेश दिया जाता है वैसा करते हैं। यह असंतोष चलता चला गया। 1976 में माओ की मृत्यु हो गई। माओ की मृत्यु होने के बाद माओ के उत्तराधिकारी बैठे। तो माओ जब तक रहा वो मास्टरमाइंड था, और चूंकि उसने 2 गेम खेले थे, अपोजिशन में भी खुद था और सरकार में भी खुद था, इसलिए वो किसी न किसी तरह से लोगों की हत्याएं कर करके जस्टिफाई करवा रहा था। 1976 में माओ की मृत्यु होने के बाद उसके उत्तराधिकारी वो गेम नहीं खेल पाए जो माओ खेलता रहा 1949 से 1976 तक। नतीजा निकला कि और असंतोष बढ़ेगा। 1978 में कुछ डेमोक्रेसी की बात होने लगी। अभी जब धीरे धीरे ये उबाल निकलने लगा तो स्टूडेंट्स फिर नए सिरे से, चूंकि स्टूडेंट मूवमेंट ही था वो जब माओ ने कब्जा किया था, तो अब नए स्टूडेंट्स भी अब सरकार के खिलाफ आने लगे और स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गया। 1989
एक लैंडमार्क टाइम है। 1989 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन के कम्युनिस्ट मॉडल का जो मेन सपोर्टर जिसके बेस पर वो चल रहे थे वो यूएसएसआर था, और यूएसएसआर 1989 में गोर्बाचोव जब वहां सरकार में आए तो उन्होंने वहां डेमोक्रेसी लागू करने की बात कर दी, यानी कि कम्युनिस्ट मॉडल अब रूस से जा रहा था और डेमोक्रेसी वहां पर आ रही थी। डेमोक्रेसी का फॉर्म आ गया तो अब चीन पर भी दबाव बन गया कि भाई डेमोक्रेटिक फॉर्म लेकर आओ। 1989 में अप्रैल में यह मूवमेंट बड़े स्तर पर शुरू हुआ। टिएनएनमेन स्क्वायर चौक, जो उनका सबसे प्रसिद्ध चौक है जहां पर वो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को घुमाते थे, उस जगह पर स्टूडेंटों ने इकट्ठा होना शुरू किया। तो पहले ट्रायल पर 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और होते होते जून तक वहां 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए, 10 लाख स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक 7 सूत्री मांगे कर डाली। उन्होंने कहा कि आप जो रिलीजियस लीडर्स को खत्म कर रहे हैं उनको पुनः स्थापित करें, आप जो पुराने ओरिजिनल लीडर्स को समाप्त कर रहे हैं उनको पुनः स्थापित करें, आप जो नए मॉडल्स लेकर आ रहे हैं उन नए मॉडल्स को जस्टिफाई करें, आप की अकाउंटेबिलिटी हो जनता के प्रति, डेमोक्रेसी लागू करें, जो 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 आपने मीडिया पर बैन लगा रखा है प्राइवेट मीडिया को अलाउ किया जाए, राइट टू एसोसिएशन अलाउ किया जाए और एजुकेशन में फंडिंग बढ़ाई जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अब आप कम्युनिस्ट मॉडल से हटा लीजिए। तो क्या है कि कल्चरल रेवोल्यूशन में क्या किया उसने, जो रिलीजियस बौद्ध स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया। तो कल्चरल रेवोल्यूशन ले आया, कल्चर खत्म करना है, अब एग्रीकल्चर कल्चर को खत्म करके और जो धार्मिक कल्चर है उसको खत्म करके अब कम्युनिस्ट कल्चर चलेगा। और कम्युनिस्ट कल्चर का मतलब नास्तिक, केवल धन हमारा सगा और कुछ सगा नहीं, पावर मेरी सगी और कुछ सगा नहीं, ना भाई सगा ना बहन सगा ना कोई रिश्ते नातेदार सगा। तो अब वो स्ट्रक्चर आ गया। 5 जून को वहां पर लोग बच्चे इकट्ठे हुए, 2.5 लाख की फौज पीएलए, अचानक वहां आदेश दिया गया और फौज को यह आदेश दिया गया कि आप वहां से खाली करवाइए, कैसे भी खाली करवाएं। 10 लाख बच्चे जिस जगह पर इकट्ठे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट जानते थे कि इसी तरह से हमने भी सरकार बदली थी, अब संख्या बढ़ गई है, 10 लाख लोग यहां पर खड़े हैं, हो सकता है हमारी सरकार को गिरा दें। अब ओपन फायर वहां अनाउंस किया गया। 5 जून सन 1989 को स्टूडेंटों के ऊपर, जिन स्टूडेंटों के बल पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया था, जिन यूनिवर्सिटीज के दम पर कब्जा किया था, जिन यूनिवर्सिटीज में रॉन्ग चीजें पढ़ाकर कब्जा किया था और जिन यूनिवर्सिटीज का वो सिलेबस सब चेंज कर रहा था, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों के ऊपर ओपन फायर किया गया। लाखों बच्चे घायल हुए, हजारों की मौत हुई। और इस तरह 1989 में ये जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्टों ने चीन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। अब चीन में रेवोल्यूशन के नाम से, रिवोल्ट के नाम से, परिवर्तन के नाम से, सुधार के नाम से, डेमोक्रेसी के नाम से, मीडिया के नाम से, फंडामेंटल राइट्स के नाम से कोई सामने नहीं आएगा जब ओपन फायर हो गया। इसलिए जो टिएनएनमेन स्क्वायर की घटना है 5 जून की, वो पूरा विश्व मनाता है कि भाई स्टूडेंटों के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में ओपन फायर किया जा सकता है क्या। जलियांवाला कांड छोटा था, टिएनएनमेन स्क्वायर का कांड विश्व का सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट को कुचलने का कांड था। आज भी वहां के स्टूडेंट्स दबी कुचली भाषा में उसको मनाते हैं कि ये मार्टिन डे है। अब जब एक छत्र राज्य हो गया तो अब कम्युनिस्टों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि जब यूएसएसआर खत्म हो रहा है, जो कम्युनिस्टों का ओरिजिनल मॉडल, जहां से कम्युनिस्ट फिलॉसफी निकली, वो जब खत्म हो रहा है तो अब हम चाइना कैसे बचाएंगे। और पूरे विश्व से कम्युनिस्ट मॉडल धीरे धीरे जा रहा था, जहां कहीं भी स्टैब्लिश किया था, जहां रूस की फंडिंग थी, जहां रूस का बैकअप था। तो चीन में भी रूस का पहले बैकअप रहा, लेकिन अब चीन कैसे बचेगा। तो चीन अब बचेगा तानाशाही से। इसलिए उसने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हुए 10 से 15 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। जो बोलेगा वो या तो जेल जाएगा या मृत्यु के घाट जाएगा। नो अपील, नो दलील और नो वकील, कुछ नहीं होगा। चीन आज भी ऐसा ही है। अब जो कम्युनिस्टों की चाहत थी, जो यूएसएसआर की चाहत थी, यूएसएसआर तो पीछे हट गया, लेकिन चाइना ने वो चाहत फिर से अडॉप्ट कर ली। वन वर्ल्ड,
अभी तक वन चाइना की पॉलिसी थी, अब पूरे विश्व पर उनको राज्य करना है और कम्युनिस्ट फिलॉसफी पूरे विश्व में लानी है। आधार क्या देना है? मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए क्यों? क्योंकि ये पूंजीवाद कैपिटलिज्म खत्म करना है। हर एक व्यक्ति को राइट्स हो, हर एक व्यक्ति के पास खाना हो, हर एक व्यक्ति के पास ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, और सब इक्वल हो। ये फिलॉसफी लेकर उन्होंने चीन पर कब्जा किया था और यही फिलॉसफी लेकर अभी वो फिर से सामने उतर आए। अब कैसे विश्व पर कैसे करें? तो चीन ने जो अब नए तरीके अपनाए, खासतौर से जी जिनपिंग के आने के बाद, जो आज के प्रेसिडेंट हैं, इनके आने के बाद इन्होंने वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाना शुरू किया। फर्जी कंपनियां बनाई गई, फर्जी इंडस्ट्री डेवलप की गई। अब जैसे हम यूएस की बात कर लें, यूएस में कंपनी स्टैब्लिश करी चाइनीज ने, उसके शेयर्स मार्केट में निकाले, शेयर्स को चीन की ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग की गई और शेयर एकदम मालूम पड़ा ₹2 का शेयर और 20,000 का हो गया। क्योंकि यूएस में आज भी वही काम चलता है, यूएस, यूरोप और इंडिया वगैरह में तो यही चलता है ना कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर उठ रहा है हम खरीद लें। तो ₹10 की कैपिटल वैल्यू वाला शेयर मालूम पड़ा मैंने खरीद लिया ₹2,000 में और उम्मीद करता हूं कि ये बढ़ेगा। तो अगर वो विड्रॉ करना पड़ेगा या कभी कुछ होगा तो हमको ₹10 की उसकी कैपिटल वैल्यू है, जो पेड अप वैल्यू है वो ₹10 की है। ₹10 का शेयर, ₹10 के लिए मैं एंटाइटल हूं। बाकी मैंने जो उसमें ₹1,980, ₹1,990 ज्यादा लगाए वो तो गेम था। ऐसे उसने फर्जी कंपनियां खड़ी कर करके और वहां पर अपनी कंपनियां बनाई, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कंपनी के शेयर उठे, अमेरिकन ने उसको खरीदा और फिर एकदम अचानक धीरे धीरे अपना पैसा निकालकर और वो कंपनी वहां के हवाले छोड़ देना, और इस प्रकार विश्व का पैसा निकालकर चीन में ले आना। और चीन में ले आना क्या, पैसा आ गया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एम्प्लॉयमेंट देना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं बनानी शुरू कर दी, रोड बनानी शुरू कर दी, कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया कि वो लोग अंदर के शांत रहें और विश्व के दूसरे कंट्रियों से पैसा खींच कर किसी तरह यहां पर आए। अब जब पैसा इस तरह से आने लगा तो अब ये तो कभी ना कभी पकड़ ही जाएगा। तो रियलिटी में क्या है, अब वही काम जो अंग्रेजों ने भारत में किया कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे वहां और बेचेंगे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान का पैसा खींच कर ले जाएंगे। कम्युनिस्टों ने, चीन ने वो अब नया फॉर्मूला लगाया कि विश्व का पैसा दूसरे तरह से कैसे खींचना। तो उसने जो इंडस्ट्रियल मॉडल उस समय डेवलप किया था 50 के दशक में, उस इंडस्ट्रियल मॉडल को एनालाइज किया गया और विश्व में कौन से कंट्री को कौन सी छोटी चीज की आवश्यकता है। जैसे भारत में मूर्तियों की आवश्यकता पड़ती है, हम त्योहार मनाते हैं, त्योहारों पर छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने चाहिए होते हैं, छोटी छोटी साइकिलें चाहिए होती हैं। ये बहुत छोटी चीजें जो देखने में लग सकता है कि ये ₹5 की चीज है, खिलौना है, लेकिन पूरे देश के हिसाब से अगर देखें, पॉपुलेशन वैसे ही देश की बढ़ रही है। तो उसने वो टारगेट करके बिजनेस करने शुरू किए, सरकारी हिसाब से उसको सेल करवाना शुरू किया। WTO का जब वो मेंबर हो गया तो मेंबर होने के बाद उसने विश्व की मार्केट पकड़ी और सरकारी सब्सिडी देकर दूसरे कंट्री को भेजना और उस कंट्री की इकोनॉमी को पैरालाइज करना, उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पैरालाइज करना। भारत में भी चीन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक समय तक 2014 से पहले पूरा पैरालाइज हो चुका था। भारत में प्रोडक्शन नाम की चीज खत्म हो गई थी, भारत केवल सेल्स कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गया था। शुक्र हो 2014 की सरकार का कि उन्होंने आकर प्रोडक्शन पर, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन पर काम करना शुरू किया और कहा धीरे धीरे आएगी, लेकिन इंडस्ट्री हमारे पास धीरे धीरे लगनी शुरू होगी। 2014 में हमारे पास एक दो मोबाइल फैक्ट्री रही होगी असेंबलिंग के लिए। आज की तारीख में लगभग 300 मोबाइल फैक्ट्रियां हैं जो 60% प्रोडक्ट यहां बनाती हैं, 40% आज भी उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। सरकार हालांकि उस पर पॉलिसी बना रही है कि 100% यहां का प्रोडक्शन और यहीं वो उसको इंपोर्ट ना करना पड़े, यहीं पे बनाए। ये कोविड के समय पर प्राइम मिनिस्टर ने इस पर अनाउंसमेंट भी किया। तो इस तरह पूरे विश्व का पैसा खींचना। अब दूसरा, इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड के इंटरवेन करेंगे, तो उन इंस्टीट्यूशंस में पैसा डालना, अपने लोगों को सेट करवाना, उसके लिए जितना करप्शन करना पड़े वो करना और अपने लोगों को वहां सेट करवाना। जब वो वहां सेट हो जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूशन जो है, चाहे वो WTO हो, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या और ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर चीन के फेवर में कहने वाले दूसरे लोग होंगे, ऐसे उनको परचेज करना।
फिर छोटे कंट्रियों में क्या, छोटे कंट्रियों में जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उन कंट्रियों को फंडिंग करना, जैसे यूएसएसआर ने चाइना को करी, वैसे उन कंट्रियों को फंडिंग करना, और फंडिंग कर करके उनको इस स्तर पर ले जाना, अपनी बैंकों को ले जाकर, अपने ऐप को ले जाकर, अपनी मार्केटिंग टीमों को ले जाकर, और वहां की सरकारों को डायरेक्ट फंडिंग करके उसको इस स्तर पर ले जाना कि वो सरकार अब बिना चीन के काम नहीं कर सकती, और जैसे ही वो इस स्टेज पर आए तो चीन फिर वहां की पॉलिसी बनाना शुरू कर देता, वहां के बजट तय करना शुरू कर देता, और अपनी कंपनियों को वहां एस्टेब्लिश करना शुरू कर देता वहां के डेवलपमेंट के नाम से। अब चीनी कंपनियां वहां काम करेंगी, तो अब पैसा आने का मॉडल जितने खोल सकता था, जैसे वो शेयर मार्केट का मॉडल पहले से खोला था, उससे ले रहा, मैन्युफैक्चरिंग से ले रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपनी कंपनियों को इन्वॉल्वमेंट करवाकर पैसा भी देना, अपनी कंपनियों से इन्वॉल्वमेंट करवाकर पैसा फिर कमाकर चीन में आ जाना, और वो सरकारें कर्ज में डूबते डूबते इस स्टेज पर आ जाएं कि वो सरकारें काम न कर पाएं। अब उन देशों के लोग जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, उन इंस्टीट्यूशंस में उस देश की बदहाली को ध्यान में रखते हुए, चीन के कर्जे को ध्यान में रखते हुए, अब चीन के फेवर में अपने आप ब्लैकमेल होकर काम करेंगे। हमारे पास रीसेंट इलस्ट्रेशन चाइना है, हमारे पास रीसेंट इलस्ट्रेशन नेपाल है, इन पर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उसने इन्वेस्टमेंट कर करके पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया। अभी जब आईएमएफ की बात आई, आईएमएफ से पाकिस्तान पैसा मांगने गया, तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप हमें ये डिक्लेयर करके दीजिए कि चीन का कितना पैसा आपके पास है, हम तब आगे फॉरवर्ड करेंगे। पाकिस्तान ने वो दिया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ये बताने की हैसियत में ही नहीं है कि पूरा पाकिस्तान चीन के हाथों बिक चुका है। अब जब इस स्टेज पर वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस कब्जा हो गए, वर्ल्ड की मार्केट कब्जा होने लगी या हो गई, और वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कब्जा हो गया, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस कब्जे हो गए, तो अब देखने में तो केवल एक ही चीज रहेगी, तो चीन अब वहां से कैसे इन कंट्रियों पर सीधी पेट्रोलिंग करे, इसलिए उसने वन बेल्ट वन रूट का इनिशिएटिव लिया, और अब पूरे विश्व में एक रोड घुमाएगा जहां से उसकी फौजें पूरे विश्व में जा सकें, और वहां से पूरी फौजें वो वहां जाएंगी, तो भविष्य में इन कंट्रियों पर उसको कब्जा करना है, तो कब्जा करने के लिए फौजों का रास्ता नाम डेवलपमेंट का देना, क्योंकि जिन रास्तों से वो लेकर जा रहे हैं उनमें आधे कंट्रियों को वो ऑलरेडी इतनी फंडिंग कर चुके हैं कि वो कंट्री मना नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान में कहीं से भी चीन रोड निकालना चाहे, पाकिस्तान मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिस दिन मना करेगा उस दिन चीन पाकिस्तान से कहने वाला है कि तुम्हारी सरकार हमारी हो चुकी है, आप फालतू के लोग हैं। हालांकि ये रोड बनाने का जो उनका प्रिंसिपल था वो आज से नहीं है। अक्साई चीन का जो हमारा युद्ध हुआ, अक्साई चीन जो उन्होंने कब्जा किया, उस समय भी रोड बनाने का ही इनिशिएट वो कर रहे थे। वहां से वो सीधा रास्ता निकाल रहे थे, काराकोरम हाईवे होते हुए, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहां से निकालते हुए एशिया में एंट्री मारने के लिए। दूसरा, अपना विस्तार करना। जैसे मैंने कहा कि चीन के पास लगभग 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह हुआ करती थी ओरिजिनल चीन की। आज की तारीख में चाइना में 99 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि है। तो वो उसका रास्ता क्या, जो स्वायत्त गवर्नमेंटें थी उनको कब्जा करना, उसके बाद जो पड़ोसी देश हैं उसमें क्रीपिंग इनिशिएटिव कहते हैं कि 10 कदम आगे बढ़ जाना, और जब वो सरकार वहां की रिप्लाई करे, कुछ ऑब्जेक्शन लगाए, तो 5 कदम पीछे हटाना, और वहां उस सरकार को बता देना कि भाई हम तो पीछे हट गए, लेकिन फिर भी 5 कदम अपने कब्जे में आ जाना। भारत में भी ऐसा ही होता रहा। भारत में भारत सरकार की तरफ से 2 लाइनें बनाई गई, लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एक टेंटेटिव लाइन है कि भाई यहां तक हम हैं, यहां पर आप हैं, यहां पर हम विवादों को सॉल्व करते समय हम यहां से बात करना शुरू करेंगे और इसको इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना लेंगे। लेकिन ये जो टेंटेटिव हमारी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पर दोनों पार्टी नहीं रहेंगी। इसके कुछ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हम पीछे रहेंगे और आप भी इसके 5-10 किलोमीटर पीछे रहना। इस तरह दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का फर्क रहेगा। अब 20 किलोमीटर का फर्क हमारी लाइन ऑफ पेट्रोलिंग तो इंटरनेशनल लाइन से या एलएसी से 10 किलोमीटर अंदर है या 20 किलोमीटर अंदर है, तो उधर से वो अपनी जो उनकी लैंड है उसमें घुस आएंगे, और घुसने के बाद अब जो बीच का गैप है 20, 30, 40 किलोमीटर का, वो गैप कम करेंगे और फिर कहेंगे बीच से लाइन खींच लो।
आप जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो वो 10 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं, 5 किलोमीटर वापस चले जाएंगे और कहेंगे भाई हम अपनी ओरिजिनल सिचुएशन पर आ गए। अब वहां से फिर से आप 20 किलोमीटर काउंट कर लीजिए। तो भारत सरकार क्या करती थी, आर्मी जब 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 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को सूचना दे कि भैया ये चीन आगे बढ़ाया है, क्या करें, तो सरकार यहां से आदेश इस प्रकार के दिया करती थी कि तुम 5 किलोमीटर और पीछे चले आओ। अगर वो 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, क्यों परेशान हो। और जब पार्लियामेंट में आवाज उठे तो जहां पर घास का एक दाना नहीं उगता वहां पर क्यों दिमाग खपाना, वहां बर्फ ही बर्फ है, क्या करोगे उसका। तो महावीर त्यागी ने उस समय पार्लियामेंट में कहा कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं है तो क्या सिर कलम करवा दिया जाए, वहां घास का दाना नहीं उगता तो क्या लैंड उनको दे दी जाए। लेकिन भारत सरकार तो पंचशील के समझौतों पर चल रही थी और नतीजा निकला कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले आए। चीन की सीमा भारत से बिल्कुल नहीं लगती। अगर भारत सरकार चाहे तो उस समय भी वो कह सकती थी कि भारत की सीमा सिर्फ और सिर्फ तिब्बत से लगती है। तिब्बत पूरा आपने कब्जा करके रखा, ये एक बीच का ट्रांजिशन पोर्शन था जिसके हम जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट हमारा था, जिसमें उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी थी, उसको उन्होंने कब्जा किया, हमने उसको नहीं बचाया। नतीजा निकला कि चीन वहां घुस आया और चीन ने जब यह क्लेम कर दिया कि तिब्बत उसका पार्ट है तो अपने आप भारत और चीन की बाउंड्री उसको कहने लगे। वो हमने उस समय भी फोर्स इंडो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स बनाई थी, आईटीबीपी जिसको कहते हैं। आज भी वहां आईटीबीपी ही लगती है। अभी तो जब डिस्प्यूट पैदा होता है तो हम वहां फोर्सेस भेजते हैं। इस तरह वो धीरे से आगे बढ़े और फिर 2 कदम पीछे हटाए। अभी जो विवाद हुआ, उस विवाद में खास बात यह है कि वो हमारे क्षेत्र में घुसे, हमारी आर्मी ने उनको रोका। बात शुरू हुई जून 5 या 6 जून को। बात शुरू होने के बाद दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पर तो चीन ने जाना ही नहीं है, क्योंकि उसने अगर 10 किलोमीटर अंदर मारा है तो वो 5 किलोमीटर वापस जाएगा। उसने अगर 2 किलोमीटर अंदर मारा है तो वो 1 किलोमीटर वापस जाएगा। उसने अगर 5 किलोमीटर अंदर मारा है तो 3 किलोमीटर वापस जाएगा और 2 किलोमीटर तो बैठ ही जाएगा। इस बार भी उन्होंने वही किया कि वो पहले अंदर आए और अंदर आने के बाद जब समझौता हो गया तो वापस गए। तो वापस जाते समय भी वो वहां पर नहीं गए जहां पर उनको जाना था। तो हमारी आर्मी ने उनको जब कहा कि भैया आप अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर जाइए, वो जब ओरिजिनल पोस्ट पर जाने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने जहां पर तंबू लगाए हुए थे उस घाटी में हमारी फोर्सेस ने जाकर उनके तंबू उखाड़े और उखाड़ने के बाद उनसे कहा कि समझौते के अनुसार वहां जाओ जहां पर आपकी ओरिजिनल पोस्ट थी। अब जहां पर ओरिजिनल पोस्ट थी वहां पर जाओ मतलब क्या, वो जाएंगे नहीं। तो वहां हाथापाई हुई। पहले से वो तैयार बैठे होंगे, चूंकि हमारी आर्मी ने उनके टेंट उखाड़े, वो तैयार बैठे होंगे। हम घाटी पर नीचे थे, वो ऊंचाई पर थे। हमारे लोग फिसल कर घाटी में गिर गए। ऐसे कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ को सीधे लाठी डंडों से जो लड़ाई हुई उससे मृत्यु हुई। लेकिन भारत की फोर्सेस ने वहां से उनके तंबू हटा ही दिए और वो जगह जो उन्होंने आगे क्रीपिंग एक्विजिशन के तहत आगे बढ़कर थोड़ा पीछे हटना, 2 कदम आगे बढ़ना और 1 कदम केवल पीछे जाना, उसको फेल कर दिया और उनको वहां पहुंचाया जहां पर ओरिजिनली उससे पहले वो थे। अब चीन बौखलाएगा क्योंकि उसकी तो जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। बौखलाहट में उसने फोर्सेस ये वो भाषणबाजी करना और ग्लोबल टाइम्स में दुनिया भर का छापना। भारत सरकार ने, इससे पहले क्या होता था कि हम जब वहां रोड बनाते थे तो रोड बनाते समय चीन ऑब्जेक्शन लगाता था। ऐसे भी प्रकरण हैं कि रोड बनाते समय चीन ने ऑब्जेक्शन लगाया, हमने रोडें तोड़ दी, हमने ब्रिजेस तोड़ दिए बॉम्ब लगाकर, भारत सरकार ने। लेकिन आज की सरकार ने कहा हम रोड बना रहे हैं, बीआरओ ने कहा हम रोड बना रहे हैं, मेरे हिस्से में जो मैं रोड बना रहा हूं उस पर चीन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और ऑब्जेक्शन अगर होगा तो हम बनाकर रहेंगे। तो गावलान जो जिस घाटी में उन्होंने कब्जा किया वो घाटी हमने खाली करवाई और उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि आप यहां पर रोड मत बनाइए, क्योंकि अगर आप रोड बना देंगे तो वो कितना आगे, फिर उस रोड के तो पार ही नहीं कर पाएंगे कभी। वो जो करना चाहते हैं वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए रोड बनाना बंद कर दीजिए। भारत सरकार ने पूरी एयरफोर्स वहां पर लगाई, फौजें वहां पूरी सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर और जम्मू कश्मीर तक पूरी सीमा पर फोर्सेस लगाई, क्योंकि चीन धूर्त है और उसकी चूंकि पॉलिसी ही है दूसरों के एरिया को, लैंड को कब्जा करना, इसलिए उसको
वो कभी भी धोखा दे सकता है। भारत सरकार ने बाकायदा वहाँ पूरी अपनी शक्ति से फोर्स लगाकर और बीआरओ को इंस्ट्रक्शन दिया। हमने कुछ न्यूज़ें भी पढ़ी होंगी कि वहाँ पर बड़ी तेजी से आर्मी ने वो ब्रिज बनाकर तैयार करके वो रोड पूरी करी। एक 250 किलोमीटर रोड अभी उस क्षेत्र में बनी है जिसको चीन ने कभी बनाने नहीं दिया हमको, और हमारी सरकारें हमेशा पीछे आती रही। आज की भारत सरकार वो नहीं है जो पहले की भारत सरकार हुआ करती थी। सलमान खुर्शीद जाकर समझौते कुछ कराते थे और कहते थे कि हम एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और वो अंदर घुसने के बाद वही प्री क्रीपिंग के तहत 5 किलोमीटर अंदर घुसना और 2 किलोमीटर फिर से वापस चले जाना, और लेकिन बाकी हिस्से को कब्जा करके रखना, उस पर चलती थी। आज की सरकार वैसी नहीं है। पूरा विश्व आज की सरकार को अप्रिशिएट कर रहा है। हमारी ओरिजिनल पॉलिसी, हम किसी के क्षेत्र में घुसेंगे नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में घुसोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पी चिदम्बरम ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।